and welcome to our podcast on business strategy. I'm your host Chetan Singh Raghav and I'm very excited today because I've got one of our dear friend and our esteemed guest, Mr. Rohan Chopra ji with us. Rohan Chopra ji, a lot of welcome to you. Thank you very much, Mr. Chetan. It's my pleasure to be on your show. Thank you. This podcast with Chetan Raghav. Thank you very much, sir. सर हमने देखा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ओवर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, कई सारे बिजनेसेस को एडवाइस किया है, उनको बताया है कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज को रन कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर शेप अप कर सकते हैं. तो सर आज हम उसी के बारे में जानना चाहेंगे. एकदम एब्सोल्युटली, आई एम ऑल योर्स. थैंक यू सर. हमारे जो भी स्पेक्टेटर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस स्ट्रैटेजी वर्ड है ये कई जगह हमने बड़ा लूजली सुना है कि लोग इसको जनरली ऐसे यूटिलाइज कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, कहते हैं कि भाई बिजनेस स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए. लेकिन सर मन में हम सभी के ख्याल आता है, जो हमारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, सब जानना चाहते हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी एक्चुअल में है क्या, इसके सही मायने क्या हैं. अब चूंकि सर आप तो इसके लीडर हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये बिजनेस स्ट्रैटेजी जो कॉर्पोरेट्स में हम यूज़ करते हैं ये एक्चुअल में है क्या. हाँ, तो आपने बहुत एकदम करेक्ट बात बोली चेतन जी. मैं इस बात से completely एग्री करता हूँ कि ये बहुत लूजली यूज टर्म है. पीपल मेनी अ टाइम्स दे मिस्टेक बिजनेस गोल्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एज बिजनेस स्ट्रैटेजी. जी. सो इसलिए आई थिंक क्या नाम है, इट्स अ right moment for us to elaborate on what business strategy actually means. Correct. So the strategy is all about, so a lot of people don't understand that strategy is not doing everything to everybody. जी. So strategy is all about doing something to somebody. When you do something to somebody, that is a strategy, because strategy is a function of eliminating what you don't want to do. स्ट्रैटेजी इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड स्ट्रैटेजी के 3 कंपोनेंट होते हैं. ठीक है. पहला कंपोनेंट है क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज मैं बनाऊंगा और बेचूंगा. ठीक है. सेकंड कंपोनेंट है किस मार्केट में बेचूंगा. बिल्कुल. एंड थर्ड कंपोनेंट है किस कस्टमर को बेचूंगा. तो यानी कि क्या बनाएं, क्या बनाएं जी, कहाँ पे बेचें और किसको बेचें. ये जो 3 कंपोनेंट, ये जो 3 चॉइसेस हैं, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. अच्छा. So this is very clear, is about strategy. When you decide what you want to buy, what you want to sell, correct, to whom and in which market. बिल्कुल. All these 3 decisions combined together form a strategy. Now, very very important part that I would like to highlight is that strategy is about something to somebody, not everything to everybody. बिल्कुल सही. If you try to sell everything to, if you try to be everything to everybody, which means that if I am let's say automobile, because this is automobile and real estate, these 2 sectors are my favorite sectors. Please sir. So if I want to sell a value low cost car, ठीक है sir, to somebody who earns an annual salary of 5 lakhs, 6 lakhs, 10 lakhs, जी, at the same time, so a value car, a value driven car which would cost in the market 5-6 lakhs, 8 lakh rupees. मारुति हो गई सर, जैसे मारुति जी. तो मैं वॉल्यूम का गेम भी खेलना चाह रहा हूँ, मैं वैल्यू का गेम भी खेलना चाह रहा हूँ, और मैं प्रीमियम सेगमेंट में भी ऑपरेट करना चाह रहा हूँ. Correct. और ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. जो इंडियन प्लेयर्स हैं, इंडियन प्रमोटर्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नीड टू be everything to everybody. It means that you don't need to operate in all markets. Correct. If you are operating in all markets, then you will end up being nobody to nothing to nobody. बिल्कुल. You will end up being nothing. जी. And nobody will be your customer, because you are trying to satisfy customer across the spectrum. वो तो सर आइसक्रीम वाले ही कर पाते हैं, कहते हैं कि आइसक्रीम मेक्स एवरीवन हैप्पी. बट सर बिजनेस पॉइंट में अगर आपने ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लिया सर, इसमें या रियल स्टेट की आजकल बात करते हैं, लोग कहते हैं कि घर लेना है, अपनी पसंद का लेना है, अलग अलग डेवलपर्स हैं, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स करते हैं. तो सर रियल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसमें कैसे आप इसको दर्शाना चाहेंगे सर? हाँ, इसमें रियल एस्टेट के माध्यम से अगर मैं बोलूँ या ऑटोमोबाइल के माध्यम से मैं बोलूँ, तो जैसे मारुति है. करेक्ट. Maruti is known for low cost cars. बिल्कुल सही. They make money by selling cars in volume.
whereas Mercedes is on the other side of the spectrum. Mercedes in a year sells 20,000 cars. So in a year they sell 20,000 cars. These guys sell 2 million cars. बिल्कुल सही. They make money by volume, whereas these guys make money by premium, by commanding premium in the market. बिल्कुल सही. इनकी एक गाड़ी 1 करोड़ की है, इनकी एक गाड़ी 7 लाख की है. Now if Maruti, and it has happened, it's a real life example. जी. So we have Toyota who has come out with a new Innova Hi-Cross hybrid. It's a hybrid version of or upgraded version of Innova. Correct. Now the same car they have lent to Maruti. Maruti is rebranding it. Everything is same about this car. And the development has happened. The engineering is of Toyota. They have lent it to Maruti. Maruti इसको rebrand करके Invicto करके बेच रहा है. जी. ये कार अगर आप Invicto खरीदने जाओ तो 3 लाख रुपए आपको सस्ती पड़ेगी. अच्छा. 3 से 4 लाख रुपए. जी. टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड से. जी. और आपको 15 दिन में मिलेगी. अच्छा. द सेम व्हीकल इफ यू गो टू टोयोटा हु इज द ओनर ऑफ दैट व्हीकल हु हैज डेवलप्ड दिस व्हीकल, उसके पास जाओगे तो उनका टॉप एंड मॉडल की तो बुकिंग अवेलेबल नहीं है, और जो सेकंड टॉप एंड मॉडल है उसकी 18 से 24 महीने की वेटिंग है. सो इसका कारण क्या है? एक गाड़ी जो 5 लाख 4 लाख रुपए महंगी है टोयोटा में, वो आपको 24 महीने 18 से 24 महीने वेट करके मिल रही है. वही सेम गाड़ी आपको सस्ती 15 दिन में मिल रही है. उसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है? सर मेरे तो मन में आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये गलत है, क्योंकि अगर मुझे वेट करना पड़ता है इतना 2-2 साल अगर वेट करना पड़े, मैं तो मारुति की तरफ को मेरा रुझान चला जाएगा. हाँ, ये बात आपकी एकदम ठीक है. However, having said that, जी. उसके पीछे कारण है क्यों आपको टोयोटा में वेट करना पड़ रहा है और मारुति में नहीं. जी. क्योंकि जब भी आप मारुति की कार लेने जाते हो तो जब मारुति की कोई भी कार जैसी कस्टमर का जो बजट है वो 10 लाख को क्रॉस करता है, जी. तब वो सोचता है यार मैं 10 लाख से ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ तो मैं मारुति क्यों लूँ. बिल्कुल. मैं Hyundai ले लूँगा, जी. मैं Honda ले लूँगा. So what is happening is that, and nobody is willing to pay 30 lakhs for a Maruti brand. बिल्कुल सही कहा. If he has to pay 30 lakhs, he would rather buy a Toyota brand. Just like अगर कल को मेरे पास ऑप्शन है, I have a budget of 1 CR. I want to buy a car in 1 CR. जी. Will I pay 1 CR for a Toyota brand? Is the question that we need to ask. Because the way it has been positioned, it's a mid-segment vehicle manufacturer, passenger car manufacturer. जी. So Toyota की अपनी एक कस्टमर बेस है और उसकी एक पोजीशनिंग है. जी. अगर मेरे पास 1 CR 2 CR मुझे खर्च करना है तो आई वुड रादर प्रेफर टू स्पेंड मनी ऑन Mercedes, Audi, maybe Audi, or rather Porsche and other bigger brands, bigger luxury brands, rather than buying a 1 crore CR or 1 CR car of Toyota. बिल्कुल सही कहा आपने. ठीक है, because Mercedes Benz are very limited in the market. जी. ठीक है, it is when you buy a luxury car or any luxury product, it's not only about the engineering, it is not only about the product. जी. Product is the most important thing, but it's also about the statement that you make in your circle, in the society. So when I buy a Mercedes, I also buy it for engineering, but even more than that, I buy it to pass a statement or to make a statement in the society that I've arrived in life. So Yes. it is luxury buying. It's also about esteem. It's also about आपका एक स्टेटस सिंबल है. status symbol. जी. So now coming to real estate. जी. Real estate में भी I at times find that there are real estate players who are doing across the spectrum product. Now the moment you do across the spectrum product, as I said in the beginning, you can't be anything to anybody. You will end up being nothing to nobody, anything to anybody. जी. So it's because customer is confused. And there are 3 kind of value discipline that exist. जी सर, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें अभी जब हमने पॉडकास्ट की पहले शुरुआत भी की थी, हमारे पास कई फीडबैक भी आए थे. लोग कह रहे थे कि वैल्यू प्रोपोजिशन होती क्या है, और अगर मैं एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन हूँ या मैं एक एज अ बिजनेस ओनर हूँ तो मैं किस पे फोकस करूँ. तो सर ये आप बताएंगे तो काफ़ी हमें नॉलेज मिलेगी इससे. तो 3 तरह की वैल्यू डिसिप्लिन या बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं. जी.
One business strategy is that of operational excellence, ठीक है which are adopted by companies like McDonald, Walmart, IKEA, जी। इंडिया में कहें तो इंडिगो एयरलाइंस, जी जो भी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, चाहे वो यूनोमिंडा हो, चाहे वो आपका गैब्रियल जो आनंद ग्रुप की का ऑटो जी। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, जी। या कोई और भी, ये ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जी आर ऑपरेशनली एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मैकडोनल्ड इज एन ऑपरेशनली एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल। थोड़ा डिटेल में समझते हैं हाँ, ऑपरेशनली एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ये जो बिजनेस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती हैं, दे ट्राई टू मेक मनी बाय सेलिंग वॉल्यूम। जी नाउ वॉल्यूम्स को अगर आपको बेचना है तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? यू विल डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ लोअर कॉस्ट। यू नीड टू बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर एंड यू शुड बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ, यू शुड हैव द बेस्ट टोटल कॉस्ट। एक टर्म होती है बेस्ट टोटल कॉस्ट, जो कि बनती है 3 चीज़ों से। ठीक है QCD उसको बोलते हैं, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। कॉस्ट आपकी लोएस्ट होनी चाहिए, जी डिलीवरी आपकी हैसल फ्री होनी चाहिए, ठीक है क्वालिटी आपकी रिलायबल होनी चाहिए। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं मैकडोनल्ड के रूप में देखूं जी तो उसका जो बर्गर है जी वो आप मैकडोनल्ड मील 100 रुपये में खा सकते हैं, बिल्कुल तो कॉस्ट लोएस्ट कॉस्ट। डन। वो जो आप मील मैकडोनल्ड की खा रहे हैं वो हाईली रिलायबल है, दैट इज वाई सब यू आर गोइंग देयर। हर बार जाते हैं हर बार सेम टेस्ट रहेगा, अक्रॉस द वर्ल्ड सेम टेस्ट रहेगा। बिल्कुल सही and you are even if you are traveling to China where your taste palette doesn't match with what people in what Chinese people eat, and the food is completely away from what you normally eat, जी the best option available or the safest option available to people like us in China is going to have a McDonald's meals. And why McDonald's meal? Because it is reliable. I know that despite it being it is cost effective, it is purse friendly, but it is not cheap. तो इट्स नॉट चीप ऑफ It is not cheap, and cheap का एक definition है, cheap इसलिए नहीं है क्योंकि ये reliable है. I know that my tummy is not going to get upset. The food would be reliable and I will not have any food poisoning, I will not have any food issues. और सर हम खा ही रहे हैं इसको, हमारे बच्चे भी खाते हैं हमें और यहाँ तो इसको खुश थोड़ा सा प्रीमियम से भी देखा जाता है। बिल्कुल। मैकडोनल्ड को इंडिया में, whereas in US it is a क्या नाम है, it is a poor man's meal. In India it is not a poor man's meal, though it is the most cost effective meal you can have. जी So reliable है, जी मैंने बोला cost effective है, बिल्कुल। and third most important is hassle free delivery होनी चाहिए। जो भी operationally excellent companies हैं उनको hassle free delivery देनी है, तो by the time you are done paying your bill, the burger is served. So it takes less than 5 minutes to even serve the burgers or the meal. जी कहते हैं ना जब इच्छा होती है तभी मिल जाता है। Absolutely. जी So operational excellent companies will have a very limited menu. Similarly, if I apply that in real estate, जो affordable companies, affordable housing companies हैं, these are operationally excellent companies. इनका जो objective रहता है वो रहता है कि एक quality, reliable quality का product मिल जाए, ठीक है cost low cost हो, जी and most importantly rapidly, क्या नाम है, the focus is on rapidly selling it जी and delivering it. जी and hence the affordable जो segment है आपका, जिसमें आप वॉल्यूम से पैसा मेक करोगे, वो ऑपरेशनल एक्सेलेंस। और ऑपरेशनली एक्सेलेंट होने के लिए 2-3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर एक स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट हैव टू मच ऑफ वेराइटी इज अबोर्ड इन ऑपरेशनली एक्सेलेंट कंपनीज। अगर आप इसको मिक्स करोगे जी तो आप इट विल बिकम अ रेसिपी ऑफ फेलियर। फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर स्टार्टेड, they wanted to make a low cost airline and it had attributes of all low cost airline, except that it started offering food in the flight and in flight entertainment, and had crew which was both, though it also had female crew mostly, but it also had a male crew as well. So though it was started with the objective of being a low cost airline, because the Indian market, aviation market जो है हमारा, वो low cost को ज़्यादा support करता है, but it ended up becoming a premium airline. And वो mix up हो गया। जब mix up हो गया, वही मैंने आपको जो बोला, you can't be everything to everybody. You have to be very sharp focus in your strategy कि मुझे बनना क्या है, मुझे cater किसको करना है, और फिर उससे divert नहीं होना है, unless or until the market evolves, and that's a separate thing. So you mixed up, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ऑपरेशनली एक्सीलेंस के लिए आपको लो कॉस्ट रखना है, लो कॉस्ट करने के लिए आपको सबकी स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी। आपकी जो ऑफरिंग होगी उसमें बहुत वैरायटी नहीं होनी चाहिए, बहुत लिमिटेड ऑफरिंग होनी चाहिए, देन ओनली यू वुड बी एबल टू स्टैंडर्डाइज एंड कीप द कॉस्ट इन कंट्रोल। स्टैंडर्डाइजेशन ऑल्सो हेल्प इन हैसल फ्री डिलीवरी एंड फास्ट डिलीवरी भी फास्ट होती है उससे, तो एफिशिएंसी वैसे बिल्ड होती है। तो जो भी एंटायर इकोसिस्टम जो आप बिल्ड करोगे वो बिल्ड करोगे कि लो कॉस्ट रिलायबल फास्ट पेस की ऑफरिंग को मैं कस्टमर को कैसे पहुंचाऊं। जी, चाहे फूड में रखें, चाहे ऑटोमोबाइल में, रियल एस्टेट में। मुझे लगता है सर ये रियल लाइफ में भी एक आपकी स्ट्रैटेजी है। एब्सोल्युटली स्टैंडर्डाइजेशन आप अप्रोच रख रहे हैं, रिलायबल हैं आप, आपकी अवेलेबिलिटी है, आपकी टाइमली डिलीवरीज हैं, आपकी चाहे बातों की हैं, आपके एक्शंस की हैं, तो दैट मींस वी आर ऑपरेशनली एक्सीलेंट। बट हर इंडस्ट्री के कुछ नुआंसेस होते हैं जो आपको अडॉप्ट करने होते हैं। बिल्कुल। नाउ ऑन द अदर स्पेक्ट्रम फ्रॉम ऑपरेशनल एक्सीलेंस वी हैव प्रोडक्ट लीडरशिप। Now product leaderships are companies like Apple, you have Montblanc in the pen category, Rolls-Royce, Mercedes-Benz in the automotive category, and in real estate we have DLF, right. We have Oberoi Realty. These are all premium luxury real estate brands who have done exceptionally well. Especially both these examples I love to give is Oberoi in Mumbai. जी. And we have DLF in Delhi NCR. Correct. And DLF has gone into a ultra luxury. True that. With Camellias, Magnolias and so on and so forth. जी. The price that they can command, even the best of branded residences like Westin Westin or Marriott can't command. Exactly. So you need to, when you want to become a product leader, you need to be very, very clear that you can't play on volumes. You can't have the entire world coming and standing in queue to buy your product. So you need to be first clear in that, because see, when you are entering in premium or luxury market, exclusivity is important. ठीक है. If I as a product is available to everybody, then where is the exclusivity? फिर वो खत्म ही हो जाएगा ना. अगर Camellias में हर कोई रह रहा है तो फिर Camellias का वो नहीं रहा ना. बिल्कुल सही. तो ब्रांड नहीं रहा. अगर Mercedes हर दूसरे आदमी के पास है तो मैं Mercedes क्यों खरीदूं? 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च करूं उस पे, प्रीमियम क्यों दूं? जी. Then it is not no more a status symbol. Correct. So one needs to be very clear in terms of what they want to, which strategy they want to adopt or where they want to play, and then create the entire ecosystem to support that. जी. And that is what DLF have been able to successfully do, or in Mumbai Oberoi Realty has been able to do. जी. So their product, if you look at real estate के point of view से, Oberoi Realty के जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें जो एमिनिटीज़ हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव एंड लैविश है. लैविश एमिनिटीज़ दे ऑफर करते हैं, एकदम लग्जूरियस डिज़ाइंस है, and they are targeting the premium segment, and hence their entire ecosystem is also geared to deliver that kind of product and attract that kind of and very, very important from real estate point of view, that if you want to operate in luxury and ultra luxury space or become a product leader, then you should come with your product in prime locations. Okay, so there are certain, so for real estate point of view में certain location will be no for DLF, should be. If they are not following, then they are also faltering in their own strategy. अच्छा. हाँ, तो आपके लिए कुछ लोकेशंस हमेशा नो होंगी, नो गो है. जी. बिकॉज आप लग्जरी कैसे लाओगे? अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, सो देन you need to, in terms of real estate के context में, it is very, very important that you need to be present in a prime location. Your project should be in prime location. One, very, very important. Lavish and expensive amenities. बिल्कुल. And amenities के point of view में आज जिस तरह से luxury को देखा जाता है real estate में, उसमें gardens and lakes are very, very important. Golf course view is very, very luxurious. जी. So all those components should be built in. And as I said, that designs should be luxurious and so on and so forth. And so you are making a state of the art product, and such product may or may not have the, and this is a very unique to product leaders company, that कि उनके कस्टमर एग्जिस्ट ना करते हो. जब ये प्रोडक्ट जब एप्पल अपना आईफोन बना रहा था या आईपॉड बना रहा था, तब उसकी कोई नीड नहीं थी. बिल्कुल सही. बिल्कुल. ये वो कंपनीज हैं, प्रोडक्ट लीडर्स, जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट बनाकर नीड क्रिएट कर देती हैं कस्टमर में, though it may or may not have. And the third business strategy is called customer intimacy, which is where the company operates on the model of being
बीइंग अ टोटल सॉल्यूशंस कंपनी। ओके इसमें क्या है, कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी एंड कस्टमाइजेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपको पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग देनी पड़ेगी, ठीक है ठीक है, जो कि स्पेसिफिक नीड को केटर करती हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कल को घर बनाने लग जाऊं विच इज सेंटर्ड अराउंड, दो हाउसेज वुड ऑलवेज बी बॉट बाय पेरेंट्स, बट आई कैन मेक एन ऑफरिंग विच इज होम्स विच आर सेंटर्ड अराउंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। करेक्ट सर, फैमिली में सबके लिए जो सूट करे, आगे भी सूट करे। नहीं तो मैं अपना एक डिश मुझे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और ये स्ट्रैटेजी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बहुत सारे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस डोंट अंडरस्टैंड। दे डू अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल एंड दे लर्न, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट, बट I won't say all these MNCs and organizations which have done exceptionally well, they don't want to go that route of every time hitting and trialing. जी So it's very very important that you define your customer niche. Identify, पहले तो उस niche जो आपने आइडेंटिफाई किया है जी उसमें वो डिमांड है, अगर है उसमें पोटेंशियल है, मार्केट का पोटेंशियल है, जी तो पहले तो आपको ये डिफाइन करना है rather than being what everybody is doing. तो सर मार्केट का पोटेंशियल हम पहले सर्वे करें हाँ, सर्वे करें, उससे पता करें कि क्या क्या पोटेंशियल अवेलेबल है। जैसे मुझे लगता है कि क्या नाम है, एक वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स के लिए कोई घर नहीं बना रहा जी, और अगर बना रहा है तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मैसेजिंग सही नहीं जा रही, मैसेजिंग सही नहीं जा रही है। मैं वर्किंग क्लास प्रोफेशनल की एक निश निकाल लेता हूँ कि मैं घर बनाऊंगा इन्हीं के लिए, तो ये जो पूरा सेगमेंट है वो मेरे से टाइड इन हो जाएगा। सर ये अभी मेरी कोई पोजीशनिंग ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ और उसमें वर्किंग क्लास को भी लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं रिच को भी लेके आना चाहता हूँ, उसको मैं मिड इनकम वाले को भी लेके बेचना चाहता हूँ। तो ये वही है जो मैंने कहा, दिस इज कॉल्ड रेसिपी फॉर डिजास्टर। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू बी एवरीथिंग टू एवरीबडी, यू कांट बी। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज योर टीजी, टारगेट आपका ग्रुप क्या है जिसको आप, और किसके लिए आप ऑफरिंग बना रहे हो। वर्किंग क्लास को प्रोफेशनल के लिए, या आप घर बना रहे हो जिसमें पेरेंट्स को उनके चिल्ड्रन की नीड्स, पेरेंट्स अपनी चिल्ड्रन की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, या आप एल्डरली पीपल के लिए घर बना रहे हो जी, या आप रिच के लिए। तो बहुत सारे सेगमेंट्स बन सकते हैं, बाय डेमोग्राफिक्स बन सकता है, बाय इनकम बन सकता है, बाय स्टेटस बन सकता है, पर यू नीड टू डाइसेक्ट एंड आइडेंटिफाई कि कौन से सेगमेंट को मुझे टारगेट करना है, एंड वो सेगमेंट में दम है, माने उसमें पोटेंशियल भी है कि नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, मैं जानना चाहूँगा इसके कुछ ऐसे ब्रांड के आप हमें एग्जांपल दीजिए या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कस्टमर इंटीमेसी को टॉप प्रायोरिटी रखा जाता है। जैसे आपने बताया कि 3 तरीके की हमारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, तो कुछ कंपनी के एग्जाम्पल बताइए, चाहे वो रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल या किसी भी सेगमेंट के। नहीं, कस्टमर इंटीमेसी का बहुत अच्छा एग्जांपल क्या नाम है, रियल एस्टेट में गेरा डेवलपमेंट है जी। वैसे ये जो 3 डायमेंशन मैंने स्ट्रैटेजी की बताए, इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हर कंपनी हर तीनों में ही ऑपरेट करती है और करना भी चाहिए। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर निश और योर डोमिनेंट डिसिप्लिन। आपका डोमिनेंट डिसिप्लिन क्या रहेगा, बाकी 2 में, जैसे मैंने अगर ऑपरेशनली एक्सलेंट डिसाइड किया कि मैं वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस खेलूंगा, ठीक है, लो कॉस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करूंगा मार्केट में, और अगर मैं रियल एस्टेट में हूँ तो अफोर्डेबल करूंगा। तो अफोर्डेबल अगर मैं करूंगा तो ये तो हो गई मेरी पोजीशनिंग, डोमिनेंट पोजीशनिंग कि मेरे को क्या रखनी है, स्ट्रैटेजी मेरी अफोर्डेबल की रहनी है। तो इसका मतलब है मेरा पूरा इकोसिस्टम शुड बी चार्ज टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट एंड ऑफर कंज्यूमर क्या नाम है, वैल्यू फॉर मनी होम्स, करेक्ट, लो कॉस्ट होम्स, ठीक है, वो तो एक रहेगा। पर मुझे प्रोडक्ट में क्वालिटी भी लानी है, पर मुझे तो उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल जो है प्रोडक्ट लीडरशिप का, वो मुझे अचीव करना पड़ेगा, विच मीन्स दैट आई डोंट नीड टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट। बिकॉज अगर मैं स्टेट ऑफ द आर्ट करने लग जाऊंगा और मैं हूँ ऑपरेशनली एक्सीलेंट प्लेयर, देन आई विल अगेन रेसिपी फॉर डिजास्टर। आई एम ट्राइंग टू बी, नहीं बन पाएगा, बन नहीं पाएगा। एब्सोल्युटली, आप यू कांट बी लो कॉस्ट एट द सेम टाइम, क्या नाम है, यू कैन बी स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट रिक्वायर्स इनोवेशन। बिल्कुल, ऑल दिस कंपनी, एप्पल हो गई, जितनी भी है मर्सिडीज, दे थ्राइव ऑन इनोवेशन। बिल्कुल, even in real estate, DLF Oberoi thrive on innovation in terms of design, innovation in terms of the product that they come out with, and so on and so forth. So what I wanted to say is that अब आते हैं कस्टमर इंटीमेसी में। तो कस्टमर इंटीमेसी में भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पर आपने कस्टमर के सेंटर्ड अपनी ऑफरिंग को डेवलप किया है। जैसे सीनियर लिविंग है मैक्स का, जी,
तो ये क्या है, ये कस्टमर के सेंटर्ड है। मैंने कस्टमर को सेंटर में रखा और उसके अराउंड हमने एक ऑफरिंग निकाली है जी जहां पर भी आप कस्टमाइजेशन दे रहे हैं, पर्सनलाइज ऑफरिंग दे रहे हैं जी। आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या नाम है, सबवे का। आपने सबवे खाया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबवे में क्या है, आपको चॉइस दी जाती है कि आप ब्रेड चूज करें, करेक्ट। आपको चॉइस दी जाती है कि आप उसमें क्या उसकी फिलिंग होगी, जी। फिलिंग आप चूज करें, सॉसेसेस आप चूज करें। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कस्टमर इंटीमेसी। एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड टू सूट योर रिक्वायरमेंट। रेमंड्स इज अनदर एग्जांपल। रेमंड्स, अगर आप सूट सिलवाने जाएंगे, सूट लेने जाएंगे तो वहां कोई रेडीमेड नहीं मिलता जी। आप चूज करेंगे क्या कपड़ा चाहिए, क्या डिजाइन चाहिए, वो आप इट विल फिट, इट विल स्टिच as per your requirement, Correct. what you want. जी So this is a personalized offering. This is called customer intimacy. जी। So you need to look at your own industry. आपको अपनी इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा कि आप किस इंडस्ट्री में हो, कितने लेवल का कस्टमाइजेशन आप दे सकते हो। जी। पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में हो, अगर आप क्या नाम है मारुति हो ऑटोमोबाइल्स का, या मैकडोनल्ड्स हो, तो मुझे लगता है कि कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा इज़ नॉट अ ग्रेट वे टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज ऑपरेशनल एक्सीलेंस में जितना कम कस्टमाइजेशन हो उतना अच्छा है। बताइए क्यों? सर क्योंकि कस्टमाइजेशन से एफिशिएंसी किल होती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मुझे उतनी वैरायटी रखनी पड़ेगी। हज़ारों आपकी हो नीड अलग है, आपके लिए मैं अलग ब्रेड रखूंगा, उसके लिए अलग रखूंगा, ऐसे 10 तरह की ब्रेड रखूंगा, तो उसका एसक्यू, मेरा जो स्टॉक होगा, मेरे को हर किसी की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। तो डेफिनेटली मैं लो कॉस्ट कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वेस्टेज बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर। और ऑपरेशनल एक्सीलेंस में जो फोकस होता है वो होता है कि वेस्टेज को एकदम मिनिमाइज करना है, इसीलिए स्टैंडर्डाइज किया जाता है, क्योंकि लो कॉस्ट पे लेके आना है। तो दो दीज टू डोंट गो इन हैंड, बट यू कैन स्टिल क्या नाम है ब्रिंग some level of customization to meet the specific need of the customer, depending upon the industry and business that you are operating in and the market you are operating in. करेक्ट। तो सर हम तीनों स्ट्रेटजीज का मिक्स भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में? ऐसा नहीं है कि मैं एक नहीं, आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये बोला आपको पर डोमिनेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका डोमिनेंट क्या होने वाला है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप डोमिनेंट ऑपरेशनल एक्सीलेंस होगे या प्रोडक्ट लीडर होगे या कस्टमर इंटीमेसी होगे। एक डोमिनेंट डिसाइड कर लिया, बाकी दोनों में आप थ्रेशोल्ड लेवल पे ऑपरेट करिए। अब थ्रेशोल्ड लेवल से मेरा मतलब है, जैसे आपने 12th में थे या आपने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो, तो उसमें एक सब्सिडी के पेपर हुआ करते थे जी, सब्सिडरी हुआ करते थे, एटलीस्ट मेरे टाइम में थे जी। आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो आपके एक मेन पेपर है जिससे आपकी परसेंटेज बनेगी, आपके ग्रेड्स बनेंगे, और एक सब्सिडरी होता था जिसमें आता था इंग्लिश और हिंदी। ये सब्सिडरी पेपर है, इनमें सिर्फ आपको पास होना है, 40 मार्क्स चाहिए। इसमें आपने 100 में से 100 भी पा लिए तो वो आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे, खास उससे फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपके ग्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर वो नहीं हुए तो आप फेल हो जाओगे जी। आप तब तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप इसे क्लियर नहीं कर सकते जी। तो इसी तरीके से है कि आपको आप एक डोमिनेंट चूज कर लीजिए, उसमें तो आपको एक्सेल करना है, बिल्कुल सर। बाकी दोनों में आपको थ्रेशोल्ड लेवल अचीव करना है, उतना तो करना ही, हाँ करना ही है, क्योंकि वो हाइजीन है। हाइजीन का मतलब क्या है? हाइजीन का मतलब ये है कि अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम है, पर अगर वो है और आप उसमें एक्सेल कर रहे हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, खास फायदा नहीं होने वाला जी। आप समझ रहे हैं? अगर मैं किसी को अपने यहाँ एम्प्लॉय लूँ जी और उसको सैलरी बहुत कम दूँ तो वो छोड़ के जा सकता है, पर मैं अगर उसको बहुत ज्यादा सैलरी दूं तो इट डजंट मीन दैट ही विल प्रोड्यूस द हायर आउटपुट। वो भी कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है, वो श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन डजंट कम फ्रॉम मनी, दैट इज ऑल रिसर्च स्टडीज हैव प्रूवन। सो इट्स अ हाइजीन फैक्टर wherein if you don't pay him right he will leave, his productivity may get impacted, but if you pay him more it doesn't mean that it will lead to higher output। बिल्कुल सही। So it is like that। So आप फोकस होना चाहिए। मेरा ये रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा एक डोमिनेंट हो और उसमें आपको एक्सेल करना है, बाकी दो में थ्रेशोल्ड लेवल को अचीव मेंटेन करना है। अब आप क्वेश्चन आता है कि मैं किस पे प्ले करूं जी, मैं आई वाज अबाउट टू से दैट, कि कौन सी स्ट्रेटजी चूज करूं जी। वो डिपेंड करेगा आपकी इंडस्ट्री, आपके बिजनेस और आपकी मार्केट में। सर हमारे पास जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, वो जनरली एक यंग जनरेशन है जो कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से आते हैं। अब दे आर यंग पीपल, दे हैव स्टडीड, दे आर ईदर फ्रॉम IT और फ्रॉम रेलेवेंट इंडस्ट्रीज, बड़ा एंथुजियाज्म है,
पैसा भी है थोड़ा सा, दे हैव नॉलेज, दे हैव फ्रेंड्स हु आर देयर टू एडवाइस, और सर आजकल चैट जीपीटी है, नॉलेज के लिए तो Absolutely. अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, True. गूगल हैज हेल्प्ड एंड सॉर्टेड आवर लाइफ। तो अगर मैं आज एक एंटरप्रेन्योर हूँ हु इज़ यंग एंड डायनेमिक, तो मैं अपना कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जिसमें मैं ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, तो आपके हिसाब से सर एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर मुझे क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि मैं थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करूं, देन आई लर्न फ्रॉम माय ओन मिस्टेक्स, और फिर मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना ग्रो करूंगा। तो एज अ स्टार्टिंग में मुझे क्या स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से लगानी चाहिए एज अ यंग एंटरप्रेन्योर? नहीं, बूटस्ट्रैप तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप बूटस्ट्रैप आपको अपना बिजनेस रन करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू जनरेट कैश फ्लोज फ्रॉम योर बिजनेस टू रन योर बिजनेस। एक स्टेज पे आपको आना चाहिए, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम है, यू शुड रन इट बूटस्ट्रैप। एंड 0 to 1 का जो क्या नाम है सफ़र है, जी जो डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल करना है, वो एंड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगता है कि जो इंडियन मार्केट है वो अभी भी लग्जरी के लिए इज़ नॉट मेंट। अभी तो जो likely हाँ, नहीं। बिकॉज अभी हमारी इनकम जो है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पर कैपिटा के बारे में बात करें, तो वी हैव स्टिल नॉट रीच्ड अ मिड इनकम इकोनॉमी आल्सो। जी आज भी हमारी क्या नाम है पर कैपिटा जो इनकम है वो क्या नाम है रिलेटिवली कंपेयर टू अदर कंट्रीज इज वेरी लो, उतनी नहीं है, बिल्कुल। इतनी नहीं है। एंड हेंस द पीपल डोंट हैव दैट बाइंग पावर टू, एंड देयर आर नॉट मेनी कस्टमर्स, देयर आर ओनली 1 million customers or more than 10, around 10 million customers, जी close to 1 CR customers who have income more than 10 lakh in India, जिनकी 10 लाख की एनुअल सैलरी से ज़्यादा सैलरी है, वो सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ कस्टमर्स होंगे, जी 10 मिलियन 12 मिलियन लोग होंगे, जी ठीक है। तो अब आप समझ लो कि आपकी मार्केट उस स्टेज में, उस एरिया में कितनी छोटी है, बट इट इज़ ग्रोइंग। उनके पास पैसा है, दे कैन स्पेंड, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो वन व्यू ऑफ लुकिंग एट इट। एंड वहीं से सारी कंजम्पशन हो रही है, जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है वो वहीं से आ रही है। सो वी हैव दिस कैटेगरी ए, आई वुड कॉल देम एज कैटेगरी ए कस्टमर। बिल्कुल। देन यू हैव कैटेगरी बी, दीज आर कस्टमर्स who do jobs by their own hands. करेक्ट, Are you getting my point? These are people who does स्किल्ड लोग हैं, ये अपना skilled काम लोग करते जो हैं। अपने हाथ से काम करके कमाते हैं। जी जो 10 लाख ऊपर वाले हैं वो तो दे कैन उनको अफोर्ड सर्वेंट, ड्राइवर, गार्डनर, ऑल ऑफ दैट। करेक्ट, जो सेकंड कैटेगरी है ये वही है, सर्वेंट, ड्राइवर, गार्डनर एंड दोस काइंड ऑफ पीपल हु डू जॉब बाय देयर ओन हैंड, अर्न एंड ईट। करेक्ट, एंड थर्ड कैटेगरी तो क्या नाम है इज पुअर पीपल। जी So these are the 3 categories or classes of consumers that you have, जी wherein only 10 million, 12 million people are people having more than 10 lakh ka annual income, and hence you have this much pie whom you have to sell ACs also, you have to sell consumer electronics also, you have to sell automobile also, you have to sell FMs, everything you have to sell to these customer, followed by these gardeners, drivers and so on and so forth. So in my view, if I have to start a business, first I would go with a business which is built around low cost. जी, जैसे आपने पहले भी बताया था कि एक तो अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें जी। सेगमेंट आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किस सेगमेंट को आप केटर कर रहे हो। जी इन तीनों सेगमेंट में से किस पे सर हम इसमें 2 सेगमेंट में भी केटर कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में जान है, या हमारा एक विजन ऐसा है कि हम अपने प्रोडक्ट को बाद में उसको अपस्किल कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं, तो क्या हम जैसे अगर हम बी कैटेगरी में फोकस करते हैं, अभी इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन तो उन्हीं की है, पर बाद में मेरी एस्पिरेशन एज एन एंटरप्रेन्योर दैट आई वांट टू टच बेस दैट 1 CR ऑफ पीपल जो आपने बताया, तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जा रहे हैं तो आपको सेम ब्रांड, पहले तो आप ये याद रखिए कि आपको ये नहीं सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब टाटा ने नैनो स्टार्ट की थी, सो व्हाई इट फेल्ड, क्योंकि उसकी पोजीशनिंग गलत थी। किंगफिशर भी फेल हुआ, उसकी प्रॉब्लम हुई, उसने डेक्कन खरीदा, डेक्कन वाज अ लो कॉस्ट एयरलाइन। ये बाय द टाइम दे अक्वायर्ड डेक्कन, they have been started being viewed as a premium airline. करेक्ट, हमने एक प्रीमियम एयरलाइन अगर एक लो कॉस्ट एयरलाइन को लेगी तो कभी भी सक्सेसफुल मेरा मानना नहीं हो सकती। नहीं हो, लोगों का अपना अपना मानना होगा, पर मेरा मानना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का इकोसिस्टम डिफरेंट है। जी
ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लो कॉस्ट एयरलाइन या लो कॉस्ट कोई भी प्रोडक्ट, उसका जो इकोसिस्टम है वो जिस चीज़ों पे बिल्ड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अ प्रीमियम, एनीथिंग प्रीमियम। सो आप दोनों को मिक्स करोगे, इट इज़ क्या नाम है, इज अ रेसिपी फॉर फेलियर, पहली चीज़। एंड हेंस आई फील दैट वी शुड नॉट मिक्स अप टू सेगमेंट्स। अब मैं आता हूँ नैनो पे। नैनो जो थी वो एक कार थी जो कि एक लो कॉस्ट कार, क्या नाम है, लखटकिया कार, हाँ, 1 लाख की कार लेके आए थे। उसके फेल होने का कारण ये है कि उसकी पोजीशनिंग ऐसे हो गई कि पीपल स्टार्टेड व्यूइंग इट एज अ चीप कार। जी, ये बिल्कुल सही कहा सर आप। उसकी व्यूइंग एकदम, क्या नाम है, परसेप्शन ही चेंज हो गई। तो हुआ क्या, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि जो 2 व्हीलर चलाता है आज की डेट में, जो 2 व्हीलर चला वो अपग्रेड करके इस कार में आ जाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। पर उस 2 व्हीलर वाले को भी लगने लगा ये तो चीप कार है, मैं इसको क्यों अपग्रेड करूंगा, मैं तो मारुति में अपग्रेड करूंगा, ठीक है, मारुति 800 लूंगा। बिल्कुल। सो इट इज वेरी हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। उसका मतलब है, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी जो है, इसका जो थॉट है या इसका जो मायने है वो ये है कि आपने एक कस्टमर सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया। लेट्स से इंडिगो एयरलाइंस है। इंडिगो एयरलाइंस ने कहा जो लो कॉस्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना चाहता है ऑन टाइम, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी फ्लाई करना चाहता है फास्ट, वो मेरा कस्टमर है, उसके लिए मैंने ये एयरलाइन बनाई है। ठीक है, मैं उसको कोई लग्जरी नहीं दे रहा, बस उसकी एक बेसिक नीड सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि उसको 2 घंटे के अंदर यहाँ से बॉम्बे पहुँचना है जी, और टाइम से पहुँचना है, कंफर्टेबल पहुँचना है, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी रिलायबल हो। और एज आई सेड, टाइम का मतलब आ गया रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे रिलायबिलिटी की बात की थी, तो एयरलाइन में रिलायबिलिटी इज ऑन टाइम। सेकंड है कि कंफर्टेबली पहुंचना है, तो क्या नाम है, उस तरह का उन्होंने फ्लाइट बनाया, फ्लाइट का इन फ्लाइट एक्सपीरियंस था जी। तो वो हो गया। लो कॉस्ट था क्योंकि चीप टिकट्स में, माने लो कॉस्ट टिकट्स मिलती थी, पॉकेट फ्रेंडली था जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, though it was started as a low cost airline and positioned itself as a low cost airline, it became an aspiration even for people who wanted to travel luxury, who want to travel premium। वो कस्टमर जो इसका कस्टमर था भी नहीं, वो भी कन्वर्ट हो गया, उसके लिए भी इंडिगो एस्पिरेशन बन गया जी। उसको बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, wherein your customer who was not intended to be your customer also come and start buying your product। ये तो सर ये बड़ी, तो इसका मतलब है कि आपका एकदम ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और आप तो मार्केट लीडर बन चुके हो, वो स्टेज है। तो मेरा ये मानना है आपका एक कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफाई होना चाहिए, आपको उसी में प्ले करना है, और बाकी को एस्पायर कराना है कि वो अपने आप को अपग्रेड करके आपके यहाँ आए जी। पहली चीज, अगर आप जा रहे हो, आपका क्वेश्चन था कि क्या मैं 2 में 3 में सब में कर सकता हूँ, नहीं, आपको अगर करना है तो आप सेम ब्रांड से आपको नहीं करना चाहिए। जैसे टोयोटा ने किया, टोयोटा जो है वो 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक की गाड़ी के लिए फेमस है, करेक्ट, दे आर नोन। मारुति इज अप टू 10 लाख, होंडा, Hyundai एंड होंडा इज अप टू 20-25 लाख। टोयोटा स्टार्ट्स विथ, जो टोयोटा की जो मोस्ट सेलिंग कार्स हैं, स्टार्ट्स विथ 15-18 एंड गोज अप टू फॉर्च्यूनर जो आपकी 40-50 तक जाती है जी। अब अगर वो 1 करोड़ की गाड़ी टोयोटा ब्रांड में बेचेंगे तो मेरा मानना है कि वो अपनी पोजीशनिंग भी खराब कर रहे हैं और कोई कस्टमर लेगा भी नहीं। जैसे मारुति के केस में, मारुति ने इन्विक्टो बनाई, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। वहीं टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस के लिए भीड़ इतनी है, बुकिंग इतनी है कि 18 महीने की वेटिंग है। करेक्ट। तो टोयोटा ने क्या किया है कि वो लग्जरी प्रोडक्ट लीडरशिप में भी गया, उसने कहा मैं लग्जरी कार भी बनाऊंगा, पर उसने टोयोटा ब्रांड का यूज नहीं किया, उसने लेक्सस ब्रांड बनाई जिसके थ्रू वो अपनी प्रीमियम लग्जरी कार बेच रहा है, जो आजकल हम देखते हैं। तो जब भी आपको दूसरे सेगमेंट में जाना है तो आपको अपना ब्रांड, अपना इकोसिस्टम ही कंप्लीट डिफरेंट कंपनी फॉर्म करनी है, डिफरेंट इकोसिस्टम क्रिएट करना है। किंगफिशर भी अगर एक लो कॉस्ट बनाती, डेक्कन लेती, तो उसको सेपरेट ऑपरेट करना चाहिए था, बिल्कुल। उसको सिनर्जी निकालने के लिए मर्ज नहीं करना चाहिए कभी भी, बिकॉज दोनों का, जैसे फॉर एग्जांपल उसने किया टाटा मोटर्स ने, टाटा मोटर्स इज अ मिड इनकम और लो कॉस्ट, आप कह सकते हो लो कॉस्ट टू मिड इनकम काइंड ऑफ
offering. Correct. They acquired JLR, but they never integrated JLR with Tata Motors because JLR positioning is different, JLR product is different. उसको जो चलाने के लिए, डिलीवर करने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट चाहिए और उन्होंने उसको डिफरेंट ही रखा. बिल्कुल. ये समझ और एप्रिसिएशन होना बहुत ज़रूरी है. जी, आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को. सर ने बड़ी नई नई चीज़ें बताई हैं. ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, अभी तक तो हमें लगता था ब्लू ओशन इज़ अ प्लेस टू गो, बट एक स्ट्रैटेजी बताई आप. ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. जी, सर ने हमें बड़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप अपने बिजनेस में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि आई एम श्योर आप हैं, ये सारी बातों को आप नोट भी बना रहे होंगे और थोड़ी सर से जानकारी लेते हैं. सर, आपने हमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बारे में बताया जिनको आज हम उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. हमें याद है सर, हमारी फैमिली में पहली कार मारुति कार थी. हमारी भी एस्पिरेशन थी कि हम टोयोटा लें. बाद में टोयोटा भी आई है, लेकिन जैसे आपने बोला मर्सिडीज़ इज़ एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट दैट वी ऑल वांट. तो ऐसा हम लोग, यानी कि हम अपने आप में भी एक बायर हैं जो कि टाइम के साथ बायर की हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है चेंज होती रहती है, हमारे जो वे ऑफ लाइफ है वो चेंज होता रहता है. तो ऐसे हाँ, जी, तो चूँकि हम सभी बायर्स हैं. आज आप भी एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. आज आप यू आर वेयरिंग ब्यूटीफुल वाइट शूज़, और आप यू आर शोइंग अ वंडरफुल स्पोर्टी लुक. तो ये सर एक तरीके का एक अभी आपकी एस्पिरेशन ऐसी है. मैंने आपको देखा है सर, व्हेन वी आर वर्किंग, तो सर हमारे ग्रुप CHRO हैं. तो HR में सर की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैं देखता हूँ सर, आपका जो वहाँ पे मैं रूप देखता हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. आप वहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं. तो सर HR में, ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने देखा है, इसमें इस डोमेन में लोग, बहुत तरीके के लोग हमें मिलते हैं. हमने देखा है सर, प्रेसिडेंट के रोल के लिए भी हमारे पास लोग आते हैं और एक जेनरिक एग्जीक्यूटिव के हिसाब से भी लोग आते हैं. तो सर HR के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ा हमें एक डालें इसमें, थोड़ा हमें सजेशन दें कि क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ होनी चाहिए एज अ ह्यूमन रिसोर्स पर्सन. हाँ, तो अब मैं आपको एक अलग फ्लेवर देता हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी तो बिजनेस स्ट्रैटेजी तो डिसाइड कर ली. भाई मेरे को ऑटोमोबाइल में हूँ या रियल एस्टेट में हूँ तो मुझे अफोर्डेबल में रहना है, मिड इनकम में रहना है, प्रीमियम में रहना है, लग्जरी में रहना है, अल्ट्रा लग्जरी में रहना है. मैंने अपना और सेगमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है. एज आई सेड, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कस्टमर सेगमेंट क्या रहेगा मेरा. ठीक है, वो सब हो गया. आपकी स्ट्रैटेजी बन गई है. अब आपको क्लियर है कि आप क्या बनाओगे और बेचोगे, कहाँ बेचोगे और किसको बेचोगे. ये स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए. अब आता है कि भाई अब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट भी करना है. ये तो आपने डिसाइड कर लिया. एक है कि मैंने डिसाइड कर ली कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है. मुझे इनोवा हाई क्रॉस खरीदनी है, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है, मुझे मर्सिडीज मेबैक खरीदनी है. अब उसको खरीदने के लिए एग्जीक्यूट भी तो करना है. ये तो डिसीजन हो गया. अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें करनी होंगी. अगर आपको लोन से गाड़ी खरीदनी है तो लोन लेना है. अगर आपको जल्दी गाड़ी खरीदनी है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली क्या नाम है, आपको देखना है कि किस डीलरशिप में, किस रीजन में ये गाड़ी अवेलेबल है, एंड सो फोर्थ. तो ये जो पार्ट है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो खरीदने वाला पार्ट है एज एन एनालॉजी, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है. अच्छा. एक हो गया स्ट्रैटेजी, भाई हमने डिसाइड किया ये बनाएंगे, ये बेचेंगे, इसको बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे. तो ये तो स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई. अब इसको एग्जीक्यूट करना है. तो एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपके पास राइट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू डोंट हैव अ राइट अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच कैन डिलीवर ऑन योर स्ट्रैटेजी, यू वुड नेवर सक्सीड. बिकॉज स्ट्रैटेजी पेपर पे तो बन गई, आपके मन में भी बन गई, पर उसको एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूट स्ट्रक्चर से मेरा 2 महीने, स्ट्रक्चर से मायने हैं कि क्या काम कौन करेगा. मैंने काम को कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है जी. जो मेरे काम है उसको डिवाइड कैसे कर रहा हूँ और उस काम को करेगा कौन. तो राइट पर्सन इन द राइट जॉब. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज. सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कल्चर. एंड इट इज ऑफन सेड दैट कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी इन अ ब्रेकफास्ट. करेक्ट. ठीक है. तो और कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर इज अबाउट द इकोसिस्टम. कल्चर से 5 चीजें आप बनाकर कल्चर बनता है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस, IT सिस्टम. सो प्रोसेसेस हो गए, ID सिस्टम्स हो गए, लीडरशिप टीम हो गई आपकी, लीडरशिप, वैल्यूज जो आप प्रोपोगेट करते हो, जो वैल्यूज को आप अवॉइड करते हो, कि क्या आपके कोर टेनेट्स होंगे, DNA क्या होगा आपका. तो ये 3-4 चीज़ों से क्या नाम है कल्चर बनता है. और कल्चर भी 4 तरीके के होते हैं. अच्छा. एक होता है जिसको बोलते हैं हम कोलैबोरेटिव कल्चर.
इसको बोलते हैं क्लैन कल्चर। क्लैन, ओके, एक क्लैन, सो क्लैन है एक तरह का कल्चर। दूसरा है क्रिएट कल्चर, जिसको हम सो एक क्लैन हो गया, एक क्रिएट हो गया। राइट, तीसरा मार्केट, और चौथा है हायरार्की। राइट, क्लैन कल्चर में कोलैबोरेशन इज द ग्लू दैट बाइंड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, एंड वन नीड्स टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज कल्चर। कल्चर इज अ ग्लू दैट बाइंड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, जो ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड करता है। तो सर हम इसको सर्वोपरि रखें कि कल्चर टॉप पे रहेगा? यस, एब्सोल्युटली। और कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन जी, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अच्छा, उनमें अंतर रहेगा। अब मैं बोल रहा हूँ जी। कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन, द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन जी, versus the role of a culture in the context of an organization is completely different. ओके, The role of culture in the context of a nation is to bring, is to prevent the nation from falling apart or falling apart. करेक्ट, करेक्ट, The role of culture in the context of a nation is to Ensure that it does not fall. ensure, is to prevent the nation from falling apart. Okay. Is to prevent the nation from falling apart is the role of culture in the context of a nation. Correct. And why is that? Because nation is the outcome of diverse set of people coming together with on some common values. And the best example is India. इंडिया, कोई भी कंट्री ले लें, जी। अगर आप इंडिया का एग्जांपल लें तो बहुत ही सक्सेसफुल है, डाइवर्स सेट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर ऑन सम कॉमन वैल्यूज। जी। सो इज अमेरिका। जी, There is another country which took birth from us called Pakistan, was also formed on some glue. That glue was their religion, right, but that glue was not strong enough to hold them together, and that is why in 1971 that country broke apart. right. ठीक है, why? Because उसका भी रीजन है, अगर आप जानना चाहेंगे मैं बताऊंगा, सर बट मुझे लगता है वो हम एक बार उसके बारे में वो अलग से उसकी बात चर्चा करेंगे। पर वही आपको मैं बताना चाह रहा था कि द रोल ऑफ अ कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन इज टू प्रिवेंट द नेशन फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, बिकॉज इट्स नेशन इज द आउटकम ऑफ diverse set of people coming together on some common value. Whereas in the context of an organization, the role of a culture is not to prevent the culture from prevent the organization from falling apart. The role of a culture is to enable the entrepreneur who has plunged and who has taken the risk to venture into a business to sell some product and satisfy some customer need. So the role of a culture in the context of an organization is to enable the entrepreneur or enable the organization to deliver on its business strategy. वहाँ पर कुछ प्रिवेंशन नहीं, यहाँ तो एक हमारा डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि हम एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका रोल जो है वो है स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। जी। और उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा डिफरेंस है? उसका डिफरेंस ये है, नेशन जैसे मैंने बताया इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवर्स सेट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर ऑन सम कॉमन वैल्यू, करेक्ट, whereas organization is not diverse set of people coming together. It is organization is an outcome of the aspiration of an entrepreneur to satisfy some existing customer need by entering into that business. राइट, Organization का जो outcome माने organization is an outcome of an aspiration of an entrepreneur to satisfy a customer need. करेक्ट, इसलिए उस जो रोल है कल्चर का वो भी डिफरेंट है। ठीक है, वहां पर रोल डिफरेंट है क्योंकि उसका फॉर्मेशन डिफरेंट है। नेशन आर फॉर्म डिफरेंटली, ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म डिफरेंटली। बिल्कुल सही। ओनली व्हेन देयर आर 2-3 डिफरेंट फाउंडर्स हु हैज कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपनी, उनके बीच की जो ग्लू है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एंड एज आई सेड, कल्चर इज अ ग्लू दैट बाइंड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ public sector organization, a private organization, or a university, or a nation, or a government even. ठीक है, इट्स अ ग्लू। अब आपको क्या ग्लू रखना है वो डिपेंड करता है आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे। जी। अगर आप प्रोडक्ट लीडर हो तो माना जाता है कि जो आपका ये क्या नाम है, क्रिएट कल्चर है, जिसमें चेंज इज कांस्टेंट, वहां पे क्या नाम है, वो जो कल्चर है, एडोक्रेसी उसको बोलते हैं, एडोक्रेसी। एडोक्रेसी क्यों बोला जाता है? वो एडोक्रेसी वर्ड जो है वो एडॉक से निकला है। वहाँ एडोकिज्म बहुत जरूरी है, और एडोकिज्म जहां पर भी होगा वहां पे क्या होगा आप बताइए?
तो कोई भी काम आएगा तो सब लोग उसके लिए लेना चाहेंगे उसको, adopt करना एडॉकिज्म चाहेंगे? से एक ही बेनिफिट होता है, जी, इनोवेशन। इनोवेशन। इनोवेशन कभी भी स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर रख देंगे तो इनोवेशन नहीं हो सकता। फिर तो सेट रूल्स होंगे, लोग उसी को फॉलो नहीं, करेंगे। हाँ, तो सेट रूल्स में इनोवेशन काम होता है, या होता भी है तो विजिबल नहीं होगा। विजिबल नहीं होता है या स्लो होता है। जी, अगर आपको फास्ट प्रोडक्ट इनोवेशन चाहिए, मेजर इनोवेशन चाहिए, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में फ्लूइडिटी रखनी पड़ेगी। Right. फ्लूइडिटी, जी, हर चीज क्लियर नहीं हो सकती। अगर आप हर चीज क्लियर कर दोगे, बाय द बुक कर दोगे, तो फिर आप स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हो। करेक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन एज आई सेड वो हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्सीलेंस, क्योंकि लो कॉस्ट करना है। बिल्कुल लो कॉस्ट करना है। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन ले आओगे तो इनोवेशन नहीं होगा। बिल्कुल। और प्रोडक्ट लीडर्स जो होते हैं, जो जैसे एप्पल है, जैसे मोब्लैंक है, रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, डीएलएफ है, यहाँ पे इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। विदाउट इनोवेशन यू वोंट बी एबल टू बी अ मार्केट लीडर। तो वहाँ पे जो कल्चर चाहिए वो एडोक्रेसी वाला कल्चर चाहिए, जो इनोवेशन को सपोर्ट कर सके। कस्टमर इंटीमेसी में मार्केट कल्चर चाहिए। यहाँ पे ग्लू क्या है? मार्केट में ग्लू है गोल ओरिएंटेशन, ओके। टास्क ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। जी। गोल को अचीवमेंट, गोल की अचीवमेंट इज द ग्लू दैट बाइंड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, दैट रन्स इन द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड मीटिंग द कस्टमर नीड, एंड दैट इज व्हाई कस्टमर इंटीमेसी में ये कल्चर का क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत फोकस होना चाहिए। एंड हायरार्की बीइंग द लास्ट is all about the glue in that kind of a culture is rules, processes and guidelines. Okay. ठीक है, rules and processes are the glue that binds the organization together. Public sector, bigger organization needs a hierarchy kind of a culture. Right. And operationally excellent companies like McDonald, उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि everything has to run by the T, by the process. Correct. तो वहाँ पर ये कल्चर की ज़रूरत है। और क्लैन जो कल्चर है वो कट अक्रॉस ऑल 3 बिजनेस स्ट्रैटेजीज। क्लैन में जो ग्लू होता है वो कोलैबोरेशन है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। जी। जो क्लैन का जो कल्चर है उसमें क्या है, पीपल कम देयर एंड मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ, दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज लॉट ऑफ कोलैबोरेशन, देयर इज लॉट ऑफ ट्रस्ट। वो एक क्या नाम है क्वाड्रेंट है जो कैन कट अक्रॉस ऑल 3 बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू बिकम डीएलएफ, आई वुड प्रिफर एंड आई वुड लाइक टू क्रिएट एन एडोक्रेसी काइंड ऑफ अ कल्चर। Okay. ठीक है, एंड इफ आई एम कस्टमर इंटीमेसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सबवे और रेमंड्स, आई वुड लाइक टू क्रिएट क्या नाम है मार्केट कल्चर वुड बी डोमिनेंट। Right. एज आई सेड अर्लियर, आपको सब में एक डोमिनेंट आइडेंटिफाई करना है, बाकी में थ्रेशोल्ड लेवल पे रहना है। एंड अगर क्या नाम है मैं मैकडोनल्ड हूँ, आइकिया हूँ, वॉलमार्ट हूँ, इंडिगो हूँ या अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी हो, तो मुझे हायरार्की वाला कल्चर ज़्यादा सूट करेगा। एंड या सो दिस इज तो हम पिक कर सकते हैं कि हमें अगर अपना बिजनेस रन करना है कि हमारी चॉइस कैसे होनी चाहिए, जो हम लोग ह्यूमंस को अपनी जो टीम को हायर करते हैं कि उनकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, हम उन्हें कैसा कल्चर देना चाहते हैं। सो दिस कैन बी ऑटोमेटिकली डिजाइंड बेस्ड ऑन दी सो मेनी एग्जांपल्स दैट यू गिवन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो रोहन जी, ये बड़ा एक मैं पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे, बिकॉज मैं देखता हूँ कि आपके अंदर भी एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, यू आर वर्किंग विद द टॉप ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री राइट नाउ एज वी स्पीक, यू हैव ऑलरेडी गाइडेड सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आज आपको मौका मिले या आप मुझे, अगर मैं आपके साथ कभी एक मेरे को इफ़ आई गेट द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद यू, अगर हम कोई ऐसा कुछ सोचे बिजनेस, तो आप कौन सी इंडिविजुअली आप कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको आप अपने बिजनेस में लागू करना चाहेंगे, वो किस टाइप का बिजनेस होगा, तो वो आप हमें बताएं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी एक आइडिया लगेगा कि एज एन एक्सपर्ट आप क्या करेंगे, और क्या पता हम उसको मैं रियल एस्टेट में हूँ पिछले कुछ सालों से, तो रियल एस्टेट इज समथिंग व्हिच आई लाइक जी। सो आई वुड इफ गिवन अ चांस, जी, though I would like to continue working in corporate for a while, for another 5-10 years, but given a chance, if I have to choose, then I would like to be in real estate. And in terms of business strategy, see, another important aspect that I didn't highlight is also it is very important to understand yourself. ओके, जब आप बिजनेस स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हैं तो आपको अपने आप को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जी। जब किंगफिशर एयरलाइंस आई, वो स्टार्ट किसने की? माल्या साहब ने। माल्या साहब ने स्टार्ट जी, की। जी। किंगफिशर एयरलाइन को उन्होंने पोजीशन किया था डिपेंडिंग अपॉन जो मार्केट की उस समय रिक्वायरमेंट थी, वो लो कॉस्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो लो कॉस्ट एयरलाइन उन्होंने प्रोड्यूस की थी। जी। पर वो उसको लो कॉस्ट
लेके आए थे another low cost airline which was entered in the market, and as per him that was the opportune time to enter the aviation market. It was expanding, growing, and there was huge potential for growth, and he entered in the right space also. कि भाई मैं अफोर्डेबल में मैंने लो कॉस्ट में घुसूंगा, लो कॉस्ट एयरलाइन लेके आया मैं. बट यू रियलाइज आफ्टर 3 years, for 4 years down the line, it automatically a low cost airline got converted into a premium airline. Why that happened? आप guess करिए. Sir, what I sense, he was a very flamboyant sort of person. Absolutely. So one needs to understand oneself. He was a guy who used to live life king size. Correct. आपकी अगर पर्सनालिटी प्रोडक्ट लीडर प्रीमियम की है, आपका टेस्ट भी प्रीमियम है, और आप अफोर्डेबल करने जाओगे, तो मुझे लगता है कि इश्यूज आएंगे, मिसमैच होगा, थोड़ा मिसमैच होगा, क्योंकि आपका टेस्ट ही नहीं है वो. बिल्कुल सही. आप उसमें भी प्रीमियम में ला दोगे. आप बनाने गए थे अफोर्डेबल, अफोर्डेबल में आप तभी जीतोगे घर, अफोर्डेबल घर में आप तभी जीतोगे जब आप कॉस्ट को कंट्रोल में रखोगे. करेक्ट. पर आपके टेस्ट और फिनिशेस प्रेफरेंसेस हैं लग्जरी के, तो अगर आप वो लग्जरी और टेस्ट और प्रेफरेंसेस के थ्रू प्रोडक्ट को इवॉल्व करा सकते हो, निखार सकते हो, और कॉस्ट को स्टिल कंट्रोल कर सकते हो, तो तब तो बहुत अच्छा है. तब तो बहुत ही अच्छा, तब तो सोने पे सुहागा है. करेक्ट. पर ऐसा होता नहीं है जी. आपको बाय नेचर योरसेल्फ हैव टू बी फ्रूगल ऑल्सो. आपको अपने आप को भी समझना पड़ेगा आप क्या रन कर सकते हो, आपके लिए क्या नेचुरल है. राइट. क्या आप फ्रूगैलिटी, प्रोसेसेस, स्टैंडर्डाइजेशन, कंट्रोल इज मोर क्लोजर टू योर पर्सनालिटी, और इनोवेशन, एस्थेटिक सेंस, लैविशनेस, ये हमारे से को ज़्यादा वो हमारी पर्सनालिटी में निकल के आता है, तो हमारे डिसीजन में फ्लो करेगा ना. बिल्कुल सही कहा आपने. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी क्या, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ मोर इजीली है. राइट. तो मुझे लगता है कि अगर मुझे करना हो तो मैं एक तो रियल एस्टेट में करूँगा, और मैं इनोवेशन से ही रिलेटेड करूँगा, और समथिंग विच वेयर आई कैन यूज टेक्नोलॉजी to make digital homes, completely digitalized homes. अच्छा. Wherein everything, it is like the home will be a robot. अच्छा, this is wherein home will be a robot. अच्छा. Wherein the door will have the door will talk to the delivery man who has come to deliver a product. अच्छा. The door of the house will talk to that guy, will take the delivery, will speak to the kitchen to understand what is the what needs to be refilled, and hence will order directly to the क्या नाम है, your Blinkit and groceries, Blinkit or whatever these online Zepto and all, where the floors will have the as of today the luxury is defined by having a Italian marble floors. True. So the way I look at the future of luxury is that all floors will be digitalized. Okay. Will have sensors in it. Will be monitoring your health, everything. अच्छा. It will automatically will do mopping, brooming. Everything will be done by the floor themselves. They can consume the dust inside, can spray it out. So I would do something very completely digital, wherein AI and everything is there, and the home is completely automated, and which the world is still to see, and it will come in future. I think 10 years down the line, Right. in my view, everything will be automated. Right. Nothing at house you would be doing yourself. The house will itself will be acting like a sentient being and doing stuff on its own. Security, it will secure the place on its own. It will the kitchen will refill the ingredients required. The cooking will happen automatically. The cleaning, the housekeeping, everything will happen. The house will do on its own. दिस इज़ इंटरेस्टिंग रोहन जी. ये तो मुझे लगता है जो आप लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया मिला होगा. मैं तो ऐसा लग रहा है सर एक साई-फाई मूवी का पार्ट है हम लोग और उसमें हम फ्यूचर देख पा रहे हैं. आई थिंक सर इसी टाइप की थिंकिंग की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम स्ट्रैटेजीज कई सोचते रहते हैं, कहते हैं कि
जो बिजनेस माइंडसेट से लोग होते हैं, सोने से पहले एक बार बड़ा विचार ज़रूर आता है कि क्या करा जाए कि बिजनेस में कुछ नया चीज़ कर पाएँ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया और हम इसको कर सकते हैं। तो सर, आज आपने जो हमें आइडियाज़ बताए, बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में चीज़ें बताई हैं, इससे आई होप एंड आई ट्रस्ट एवरीबडी हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ इंसाइट। और सर, कुछ आखिरी आपके शब्द जो आप हमें बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आज के इस एपिसोड के लास्ट में, कि हम क्या करें कि हम सर जीवन में सफल हो जाएं और हमारे बिजनेस में 4 चांद लग जाए। तो कुछ चंद शब्दों में आप हमें इसे बताइए कि क्या करें सर। अब क्या हम अपने बिजनेस के लिए शुरू हो जाएं, क्या या हमें सोचना चाहिए, या हम शुरू कर दें कि बस आज ही सही समय है एंड लेट अस स्टार्ट आवर बिजनेस? Yes, absolutely. It's a calling for each individual is a separate calling. जी, वो calling उसकी वही डिसाइड कर सकता है। राइट। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि आपको पहले अपने आप को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। आपको मैंने आपके दर्शकों को मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है। करेक्ट। आप मन में सोचिए, क्या आपकी पर्सनालिटी मैकडोनल्ड से मैच करती है, जो उनका बिजनेस मॉडल है? क्या आप लो कॉस्ट ऑफरिंग डिलीवर कर सकते हो, या आप इनोवेशन डिलीवर कर सकते हो, या आप कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइज ऑफरिंग डिलीवर कर सकते हो? क्या है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो? करेक्ट। अगर आप जिसमें एक्सेल कर सकते हो उसमें आपको वो स्ट्रैटेजी में डेवल करना चाहिए, पहली चीज़। सेकंड, उस बिजनेस में एंटर करना चाहिए जिस बिजनेस का आपको नॉलेज हो। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अननोन एरिया है, जा सकते हैं आप, जाना चाहें तो, पर मुझे लगता है वैल्यू ऐड वहाँ पर कर पाएंगे जो आपके नोनेबल एरिया है, क्योंकि उसमें आपको नुआंसेस पता होंगे। बिल्कुल सही। जैसे रियल एस्टेट, चाहे कितनी भी हम स्ट्रैटेजी कर लें, हर इंडस्ट्री की अपनी कुछ नुआंस है, हर मार्केट की अपनी कुछ मार्केट स्पेसिफिक नुआंस है। तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये बिजनेस की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रैटेजी की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग वोंट ओनली हेल्प यू टू रीच और अचीव योर ऑब्जेक्टिव। तो नुआंसेस आपके कितना एक्सपीरियंस है उससे आते हैं। तो रियल एस्टेट में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगले 5 साल 10 साल में इस ट्रस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, पर आज ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जब कोई इन्वेस्टर या कस्टमर घर खरीद रहा है जी, तो उसको 3 से 5 साल बाद वो घर मिलेगा। उसने आपने अपना हार्ड अर्न मनी आपको दिया है कि आप उसको घर बना के दोगे। उसको ट्रस्ट चाहिए कि भाई मैंने अपना पैसा दिया, वो पैसा मेरा वापस आएगा कि नहीं आएगा, उस पैसे का प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं लगेगा। ट्रू। ठीक है। अब मैं जब कार खरीदने जाता हूँ तो मुझे वो ट्रस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक हाथ दिया और एक हाथ लिए। करेक्ट। घर ऐसा होता नहीं है कि एक हाथ दिया और एक हाथ लिया। अगर और ये समय आएगा कि आपको घर खरीदने के लिए एक हाथ वेट नहीं करना पड़ेगा, एक हाथ में दोगे 6 महीने बाद मिल जाएगा, 1 साल बाद मिल जाएगा। तो उस समय ट्रस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, पर आज है। ये एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नुआंस है। लग्जरी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है या इनोवेशन प्रोडक्ट लीडर बनना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में प्राइम लोकेशन पे लैंड होना। अगर आपके पास प्राइम लोकेशन पे लैंड नहीं है और बड़ा लैंड नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट लीडर नहीं बन सकते। आप बनने की भी कोशिश करोगे, आप नहीं बन पाओगे। और ये एक और इंसाइट मैं देना चाहता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने रियलाइज किया कि जब भी आप प्रोडक्ट, क्योंकि मैं इनोवेशन में अगर मैं घुसूँ तो मैं प्रोडक्ट लीडर वाले कैटेगरी में जाना चाहूँगा। जब भी कोई नया प्लेयर किसी भी प्रोडक्ट लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर रहा है तो और उसको नेक्स्ट मैंने उसको कमीलिया से compete करना है, मैग्नोलिया से, क्रेस से एंड सो फोर्थ, उन लोगों से, या क्या नाम है सेंट्रल पार्क का जो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट है उससे करना है, या सेंट्रल पार्क को DLF कमेलिया से करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ देर आर एस्टैब्लिश्ड लग्जरी premium player already there in the market, and if you are entering one of the players as a late entrant, it is very important for you to ensure that you give the same kind of product. If I am competing, because see, if somebody is paying 20 crore rupees to me, correct, he will say कि मैं 5 करोड़ रुपए और पे करके मैं साला मैग्नोलिया में ले लूँगा। करेक्ट। मैं आपका क्यों खरीदूँ? तो उस केस में अगर मुझे ऐसा करना है, इतना वैल्यू का मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं उन प्रोडक्ट से compete कर रहा हूँ, तो मुझे वो सेम प्रोडक्ट देना पड़ेगा आधे प्राइस पे। ओह अच्छा। अगर मैं ये कर पाता हूँ तभी मैं लग्जरी में जिस भी सेगमेंट में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, लग्जरी के माने जो प्रीमियम सेगमेंट है, अफोर्डेबल की बात नहीं कर रहा, अफोर्डेबल तो इज ऑल अबाउट लो कॉस्ट। तो अगर मैं 5-7 करोड़ वाले सेगमेंट में भी एंटर किया है, मैंने 10 करोड़ वाले से एंटर किया है, तो 10 करोड़ का जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, वो सेम प्रोडक्ट या उससे अच्छा प्रोडक्ट मुझे 60% ऑफ वैल्यू पे बेचना है।
अगर मैं ये बेच पाया, मैंने ये कम्युनिकेट कर पाया, तो मैं सक्सीड करूंगा, अदरवाइज मेरे सक्सीड करने के सस्टेनेबल चांसेस नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल। रोहन जी, ये सारी बातें सुन के आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दे हैव मेड लॉट ऑफ नोट्स। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कमेंट्स हमारे इस वीडियो पे दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। रोहन जी, वन मोर टाइम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच चेतन जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। अंटिल वी सी यू अगेन। नमस्कार।